हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरती क्लासेस अगेन। आज हम लोग क्लास 9 का रिवीजन करने वाले हैं बहुत अच्छे से। जो सर ने बोला है एक एक वर्ड इस पीडीएफ में लिखा लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे एक ग्रुप का लिंक दिया गया, आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप ग्रुप में। और उस ग्रुप में ज्वाइन होने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पर पीडीएफ और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको वहाँ भेजा जाता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। बीच बीच में हम आपको बातें भी कुछ बताते रहेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्लास 8 का रिवीजन कर लेते हैं कि पहले क्रिकेटर जो हैं उनको अर्जुन पुरस्कार, मतलब कौन से पहले क्रिकेटर हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। तो सलीम दुरानी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय होमोफिलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 60 में लिखा है। उपराष्ट्रपति की शपथ आर्टिकल 69 में लिखा है। ए नेशन इन मेकिंग के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। GVA का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। और एनवीए का फुल फॉर्म नेट वैल्यू एडेड। ठुमरी संगीत जो है वो किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ठुमरी एक कथक से, ठीक है। अन्य इसका नाम क्या है? तो नटवड़ी है। डांस ऑफ स्टोरी टेलर्स भी इसको बोला जाता है। कहाँ होता है? यूपी में होता है। महाराज जितने भी रूटवर्ड हो वो सब कथक से संबंधित है। मुगल परंपरा से ये बनाया गया है, ठीक है। पुनर्जीवित किया किसने? तो लेडी लीला सोखे ने इसको पुनर्जीवित किया। ये मतलब विलुप्त हो रहा था। कहानी सुनाने वाले को पढ़ंत कहते हैं। और कथक के 4 घराने हैं। कौन कौन घराना है? तो बनारस घराना है। बनारस घराना सबसे पुराना घराना है। संस्थापक जानकी प्रसाद हो जाते हैं इसके। लखनऊ घराना संस्थापक ईश्वरी प्रसाद है। जयपुर घराना भानु जी महाराज संस्थापक हो जाते हैं। और रायगढ़ घराना का चक्रधर सिंह संस्थापक हो जाते हैं। प्रेरणा श्रीमाला, शाश्वती सेन, रोहिणी भाटे, कुमुदनी लखिया, नलिनी अस्थाना, कमिलिनी अस्थाना और लच्छू महाराज, ये सारे के सारे कथक से संबंधित है। और कुमुदनी लखिया को 2025 में पद्म विभूषण मिल चुका है। और 1964 में इन्होंने कदम स्कूल नाम का एक स्कूल खोला था अहमदाबाद में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि विज्ञान में दिया जाता है इसका। शुरुआत कब हुआ था? तो 1972-73 में। मेक्सिको के थे, ठीक है। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति से संबंधित है, ठीक है। कौन? नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के थे? मेक्सिको के थे। और इनको नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पीस पुरस्कार 1970 में मिला था। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किसमें दिया जाता है? ठीक है, तो शुरुआत हुआ था 1958 में, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, 1971 में शुरू हुआ था। कलिंग पुरस्कार 1952 में दिया जाता है, विज्ञान में 1952 में शुरू हुआ था, विज्ञान में दिया जाता है। चमेली देवी पुरस्कार पत्रकारिता में दिया जाता है, 1980 में शुरू हुआ था, याद रखना है आपको। रामानुजन पुरस्कार गणित में दिया जाता है, 2005 में शुरू हुआ था। गणित का नोबेल किसको कहा जाता है? तो एबेल अवार्ड को कहा जाता है, ये 2002 में शुरू किया गया था, ठीक है। कुछ मंदिर के बारे में सर ने बताया था। क्वेश्चन संख्या 3 है कि भिटारी मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। भारत माता मंदिर वाराणसी में। भीतरगांव ईंट मंदिर है। दशावंतर मंदिर है। और काशी विश्वनाथ मंदिर, ये सारे के सारे बनारस में स्थित है। सुमेरा मंदिर बिहार में है। और महाबोधि मंदिर भी बिहार में है। संकट मोचन मंदिर और हडिम्बा मंदिर हिमाचल प्रदेश में है। त्र्यंबकेश्वर और घृणेश्वर, ये जो 2 ज्योतिर्लिंग है, ये कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। दंतेश्वरी और बमलेश्वरी, माँ दंतेश्वरी और माँ बमलेश्वरी के मंदिर छत्तीसगढ़ में है। मनसा देवी और नंदा देवी, ये सारे के सारे उत्तराखंड में है। यूके मतलब उत्तराखंड, ठीक है। आरबीआई सॉरी पहले ब्रिक्स समिट 2009 में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? देखिए, पहला ब्रिक्स समिट हुआ 2009 में। वहां से उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाग लिया था, ठीक है। ब्रिक का फुल फॉर्म होता है क्या है? तो ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, इसलिए इसमें नाम में एस जुड़ गया, तो ब्रिक्स हो गया, ठीक है, ब्रिक्स हो गया। 2010 में जुड़ा था इसमें साउथ अफ्रीका। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाया था किसने? ब्रिक्स ने। कहाँ पे? तो संघाई में। हेडक्वार्टर एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? संघाई में बनाया था। कब बना? 2014 में बना था ये, ठीक है। और R5 मतलब ये जो सारे कंट्री हैं, इनके जो करेंसी ये R से शुरू होते हैं, ठीक है। जैसे कि रसिया का रूबल है, इंडिया का रुपया है, चाइना का रेनमिनबी है और साउथ अफ्रीका का रैंड है। उसी तरह ये मतलब R5 कंट्रीज को बोलते हैं, ठीक है। R5 कंट्रीज में मतलब पहला अक्षर जो है वो र से शुरू होता है इनका करेंसी का, ठीक है, याद रखिएगा। 2024 में सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो हुआ था ये रूस के कजान में, ठीक है। 2025 में कहाँ हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। कुल सदस्य कितने देश हैं इसमें? 11 देश है। मित्सू मित्सू मतलब मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई, ये बाकी के सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। 11वां मेंबर कौन बना? तो इंडोनेशिया बना था। ब्रिक का नाम किसने दिया था? तो जिम ओ नील ने दिया था। क्वेश्चन संख्या 5 है कि विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस, ठीक है। इंटरनेशनल नेचर डे कब मनाया जाता है? तो 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई को। इंटरनेशनल पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है।
इंटरनेशनल पर्यावरण संरक्षण दिवस को मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओजोन लेयर कन्वर्सेशन कन्वर्जन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को, सॉरी कंजर्वेशन दिवस, कंजर्वेशन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 जून को मनाया जाता है। वानिकी दिवस, वानिकी मतलब फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मासिक धर्म स्वच्छता दिवस 28 मई को मनाया जाता है। ठीक है। भारत ने हॉकी में ओलंपिक की अपनी शुरुआत कब कब की थी? कब की थी? तो 1928 में की थी। कैप्टन कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा थे। कहाँ हुआ था? तो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में हुआ था। और नीदरलैंड में द हेग नामक एक जगह है, वहां पर इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। ठीक है, यूएन का एक ये बॉडी है। चलिए, 1932 में भारत ने हॉकी में गोल्ड जीता। 1936 में भी गोल्ड जीता, जिसके कैप्टन कौन कर रहे थे? तो मेजर ध्यानचंद जी थे उसका कैप्टन। 1940 और 1944 में ओलंपिक नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर विश्व युद्ध शुरू हो गया, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था, तो इसलिए वहां पर ओलंपिक कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है। फिर 1947 में हुआ, जिसमें गोल्ड जीता भारत। कहाँ हुआ? लंदन में हुआ। किशन लाल इस टाइम के कैप्टन थे। फिर 1952 में हुआ, इसमें भी भारत ने गोल्ड जीता। 1956 में इसमें भी भारत ने गोल्ड जीता। 1960 में भारत ने सिल्वर जीता, और वहां पर गोल्ड कौन जीता था? तो पाकिस्तान जीता था। ठीक है। 1964 में फिर से गोल्ड जीता, और 1980 में गोल्ड जीता। इस टाइम के जो 1980 में हुआ लास्ट टाइम, जब इंडियन गोल्ड जीता था, तो उसका कैप्टन कौन थे? तो वासुदेव भास्करन उस टाइम के कैप्टन थे। ठीक है। 2024 ओलंपिक की बात करते हैं, यहाँ पे 2024 होगा। इसमें 2024 जो ओलंपिक हुआ था, उसमें जो हॉकी टीम के कैप्टन थे वो हरमनप्रीत सिंह थे। कांस्य पदक जीते थे इंडिया ने। ठीक है। किसको हराकर? तो स्पेन को हराकर। कितना से? 2-1 से हराया। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप बार्सिलोना वर्ल्ड कप। हॉकी का पहला वर्ल्ड कप कब था? तो बार्सिलोना स्पेन में हुआ था। विजेता कब हुआ था? विजेता उसमें पाकिस्तान हुआ था 1971 में। और भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था हॉकी का? तो 1975 में जीता, पाक को हराकर, मतलब पाकिस्तान को हराकर। इसमें पाकिस्तान जीता इंडिया को हराकर, लेकिन इसमें जब दूसरा हुआ तो उसमें इंडिया ने पाकिस्तान को हराया, और उस टाइम वर्ल्ड कप जीता था पहली बार हॉकी में। तो कैप्टन उस टाइम कौन थे? तो अजीत पाल सिंह उसके कैप्टन थे, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 7 है कि बैडमैन किसने लिखा? बैडमैन पुस्तक किसने लिखा? तो गुलशन ग्रोवर का ऑटोबायोग्राफी उसने उन्होंने लिखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोन अलजेब्रा का आशीष विद्यार्थी ने लिखा है। द बैचलर डेड तुषार कपूर ने लिखा है। आई एम नो मसीहा सोनू सूद ने लिखा है। किस ऑफ लाइफ इमरान हाशमी ने लिखा है, इसका तो आप कोई भूल नहीं सकते हैं। क्रैकिंग द कोड आयुष्मान खुराना ने लिखा है। एंड देन वन डे नसरुद्दीन शाह ने लिखा है। द डेफिनिट बायोग्राफी मनोज वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। यू आर द बेस्ट अनुपम खेर के द्वारा लिखा गया है। अनसुटेबल बॉय करण जौहर के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, सच में ये अनसुटेबल ही है। क्वेश्चन संख्या 8 है कि कौन सा सदस्य हुए कौन कौन सदन का सदस्य हुए बिना उस सदन की अध्यक्षता करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा की सभापति वो बन जाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 63 में राष्ट्रपति को लिखा गया है। सभापति किस में लिखा गया? तो आर्टिकल 64 में, मतलब आर्टिकल 64 में लिखा है। ठीक है, ठीक है। मतलब इसमें ये लिखा गया है कि सभापति वही होगा जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा, इतना लिखा गया। ठीक है। इलेक्शन किस में लिखा है उपराष्ट्रपति का? तो आर्टिकल 66 में लिखा है। शपथ 69 में। ठीक है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य आर्टिकल 17 में लिखा है। ठीक है। कौन सा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? कौन उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया? तो यूएसए से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से। चुनाव संबंधी विवाद जो होते हैं वो आर्टिकल 71 के ए में लिखा गया, और ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है। मान लीजिए कि चुनाव में कोई किसी भी तरह की धांधली हो गई तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है, तो इसका जो भी विवाद होता है वो आर्टिकल 71 ए के तहत लिखा गया इसको, और इसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुलझाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 10 है कि भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ यहाँ पर कथन है कि भारत का द्वितीय उच्चतम व्यक्ति होता है ये। ठीक है, सही बात है भाई। राष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं होता, मतलब यहाँ पे उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के पास अपने पद से जुड़ा कोई औपचारिक कार्य नहीं होता है। ठीक है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्य कर सकता है, मतलब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के काम करेगा। ठीक है। मान लीजिए राष्ट्रपति कहीं चले गए, विदेश चले गए, और उस टाइम कुछ उनका राष्ट्रपति का काम आ गया, ठीक है, तो ये कौन करेगा? तो ये उपराष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। यदि राष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है, या पदच्युत किया जाता है, या फिर मृत्यु हो जाती है, मैंने बताया अभी कि ये राष्ट्रपति अगर त्याग पत्र दे देंगे तो उस टाइम इंतरिम राष्ट्रपति कौन बन जाएंगे? तो ये उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, और जितने भी कार्य होगा वो उपराष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, और वो वही संभालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे? तो जाकिर हुसैन भी थे, गोपाल स्वरूप पाठक भी थे, एम हिदायतुल्लाह भी थे, लेकिन नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति नहीं थे। पहले मुस्लिम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? सॉरी, पहले मुस्लिम सीजेआई, तो ये बने थे कौन?
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये एम हिदायतुल्ला। आप बताएंगे अभी कि 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन बने हैं, ठीक है। मैंने एक न्यू अपॉइंटमेंट की वीडियो बनाई है जो लगभग 15 मिनट के, बहुत हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए, वो उसको जरूर देखिएगा। वो आपके एग्जाम, एसएससी अपकमिंग एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी स्टेट या फिर वनडे कोई भी एग्जाम हो, उसमें वो जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों हैं, तो ये 6 लोग बने थे। कौन कौन है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और के आर नारायण जो हैं, ये ऐसे 6 लोग हैं जो उपराष्ट्रपति भी थे और राष्ट्रपति भी थे, ठीक है। देखिए, उपराष्ट्रपति एक क्रम मैंने शुरू से लिख दिया है। देखिए, पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका टर्म भी मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। जाकिर हुसैन, इनका टर्म यहाँ लिखा है। वीवी गिरी तीसरे नंबर बने थे। गोपाल स्वरूप पाठक चौथे नंबर बने थे। बीडी जत्ती बने थे कितने नंबर में? 5वें नंबर में। एम हिदायतुल्ला, मोहम्मद हिदायतुल्ला बने थे 6ठे नंबर में। 7वें नंबर में रामास्वामी वेंकटरमन, आर वेंकटरमन, ठीक है। 8वें नंबर में शंकर दयाल शर्मा। 9वें नंबर में के आर नारायणन। 10वें नंबर में कृष्णकांत। 11वें नंबर में भैरव सिंह शेखावत। 12वें नंबर में हामिद अंसारी, जो 2007 से लेकर 2017 तक रहे, 10 साल रहे ये, ठीक है। वेंकैया नायडू 2017 से लेकर 2022 तक रहे। जगदीप धनखड़ जी 2022 से लेकर अब तक हैं, ठीक है। तो अभी तक भारत में 14 उपराष्ट्रपति बनाए जा चुके हैं, 14 उपराष्ट्रपति, और 14वें कौन है? तो जगदीप धनखड़ है, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं कि बताइए कि भारत के 6ठे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो एम हिदायतुल्ला थे, ठीक है। तो ये क्रम आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन के बारे में सर ने बताया था, ठीक है। देखिए, बकमई, ठीक है। तो कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था, ब से बम्बई। दूसरा अधिवेशन 1886 में, क मतलब कलकत्ता, ठीक है। तीसरा अधिवेशन 1887 में, म मतलब मद्रास, बकमई। और 18वां ये चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था, याद रखिएगा। बकमई से याद रखिएगा। और जो उसके बाद अधिवेशन हुआ 1889 में, वो कहाँ हुआ था? ब से बम्बई। 1890 में क से कलकत्ता। 1891 में न से नागपुर। 1892 में ई से इलाहाबाद में हुआ था। देखिए, जो 1890 का कलकत्ता अधिवेशन था, उसके फिरोज शाह मेहता उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। 1891 में जो नागपुर में जो अधिवेशन हुआ, उसके पी आनंद जी अध्यक्षता कर रहे थे। और 1892 में जो इलाहाबाद में हुआ था, उसको जॉर्ज यूल जो हैं, वो उसको अध्यक्षता कर रहे थे। तो जॉर्ज यूल पहले ऐसे ब्रिटिश हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ठीक है, याद रखिएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी द्वारा इसको अध्यक्षता किया जा रहा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1911 में कलकत्ता जो है, कलकत्ता का अधिवेशन पंडित विष्णु नारायण धर द्वारा किया जा रहा था। जन गण मन को इसमें गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, याद रखिएगा। 1896 में कलकत्ता जो है, कलकत्ता में जो 1896 में अधिवेशन हुआ था, उसमें रहमतुल्लाह शानी ने उसको अध्यक्षता की थी। और उस अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो आनंद मठ में लिखा गया है वंदे मातरम को गाया गया था, याद रखिएगा। 1911 में जनगण मन गाया गया था। और 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि पहली महिला जो कांग्रेस की अध्यक्ष बनी कौन है? पहली महिला पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है कौन पहली भारतीय महिला थी, ये पूछ रहा है पहली महिला कौन थी। तो ये एनी बेसेंट थी, 1917 में बनी थी। कहाँ की थी एनी बेसेंट? तो आयरलैंड की थी। कलकत्ता के ये आ, एक मिनट यहाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1925 में सरोजिनी नायडू बनी थी, प्रथम भारतीय महिला जो कानपुर के अधिवेशन में बनी थी। देखिए, पहली महिला एनी बेसेंट, और दूसरी महिला 1925 में बनी थी, जो पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू। कहाँ 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 बनी थी ये? कानपुर के अधिवेशन में, 40वें नंबर के ये, मतलब 40वां अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और प्रथम भारतीय महिला भी थी। अब देखिए, यहाँ पे ये लिखा है, मैं इस टाइम कंफ्यूज था कि ये कलकत्ता के अधिवेशन में बनी थी। कब बनी थी? 1917 में बनी थी। 32वें नंबर की अध्यक्षता थी, 32वें नंबर की ये महिला, मतलब अध्यक्ष है उस टाइम की, ठीक है। 1933 में नलिनी सेन गुप्ता बनी थी। मतलब 3 लोग अभी उस टाइम के आजादी से पहले 3 लोग भारतीय कांग्रेस की जो अध्यक्ष हैं वो बन चुकी थी महिला, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू और नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला कौन बनी थी अध्यक्ष? तो 1959 में इंदिरा गांधी बनी थी, ठीक है।
सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी 1892 में, जिसको बीएचयू बना दिया गया मदन मोहन मालवीय के प्रयास से 1915-16 में। ठीक है, उसका पूरा नाम बीएचयू का पूरा नाम पूछता है सेंट्रल हिंदू कॉलेज, याद रखेगा। एनी बेसेंट ने इसका स्थापना की थी। थियोसोफिकल सोसाइटी, थियोसोफिकल आंदोलन से भी एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। होम रूल आंदोलन से जुड़ी थी एनी बेसेंट, मद्रास में जो है, मद्रास में थी। ठीक है, मद्रास होम रूल आंदोलन अप्रैल 1916 में हुआ था ये। और इनका एक मैगजीन है कॉमनवेल, दूसरा है न्यू इंडिया। एनी बेसेंट का जो दो किताब है, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 14 है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू ने नहीं की थी? तो रामगढ़ के अधिवेशन की अध्यक्षता जो 1940 में हुआ था, उन्होंने, नेहरू जी ने नहीं की थी। लाहौर अधिवेशन की स्थापना, सॉरी, लाहौर अधिवेशन में 1929 में हुआ था, और उसमें कहा गया था कि उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में हुआ था। फैजपुर अधिवेशन, यही एक अधिवेशन हुआ था जो कि गांव में होने वाला पहला अधिवेशन था। कहाँ था ये? नागपुर में हुआ था। ठीक है, नागपुर का एक गांव है फैजपुर, वहां पर अधिवेशन हुआ था ये। रामगढ़ का अधिवेशन अबुल कलाम आजाद ने इसका ये अध्यक्षता की थी 1940 से लेकर 45 तक। सबसे लंबे समय तक तथा सबसे युवा अध्यक्ष क्यों रहे थे भाई उस टाइम सबसे लंबा समय तक, जबकि हर साल नए नए बनते जा रहे हैं? तो देखिए, अबुल कलाम आजाद जब रामगढ़ अधिवेशन कर रहे थे, तो उस टाइम द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो सबका ध्यान उधर ही था। तो इस टाइम ऐसा कोई ये नहीं था कि ये जरूरी नहीं था कि हम अध्यक्ष चेंज कर लें। उस टाइम पहले भारत देश को उस युद्ध से बचाना था, अपने लोगों को सुरक्षित करना था। ठीक है, तो उस टाइम यह जो अध्यक्ष अध्यक्ष है उसको चेंज करने का ध्यान किसी पर नहीं गया। तो उस टाइम के ये अबुल कलाम आजाद सबसे ज्यादा बार, सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष बने रहने की खिताब हासिल किया इन्होंने। ठीक है, और सबसे युवा भी अध्यक्ष यही थे। दिल्ली अधिवेशन में सबसे पहले बने 35 साल की उम्र में। ठीक है, दिल्ली अधिवेशन में, रामगढ़ जो था, तो जो दिल्ली का अधिवेशन हुआ था उसमें ये सबसे पहले अध्यक्ष बने थे, सिर्फ 35 साल की उम्र में। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 15 है कि किस अधिवेशन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? तो त्रिपुरी अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी ने खुद अध्यक्षता की थी 1924 में। बेलगांव कहाँ है? तो कर्नाटका में है। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में 1938 में हुआ था। हरिपुर अधिवेशन गुजरात में है। ठीक है, अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे इसमें, और कांग्रेस का संकट अधिवेशन कहा गया था इसको। क्यों? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी अपने जो कांग्रेस का जो पद था, जो अध्यक्ष का पद था, उसको इस्तीफा देकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, कुछ मनमुटाव हो गया था, इसी कारण चंद्र बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कितने कितने में? 1939 में। अगला क्वेश्चन है कि 1901 में अधिवेशन जो हुआ था वो कलकत्ता में गांधी जी ने भाग लिया था, और अध्यक्षता किसने किया था उसमें? दिनसा वाचा ने अध्यक्षता किया था। 1901 के अधिवेशन में गांधी जी ने भाग लिया था। कहाँ हुआ था? ये कलकत्ता में हुआ था, और दिनसा वाचा ने उसकी अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन संख्या 16 है, ये कुछ चारागाह हैं, मतलब हिल, इसको हिल भी बोल सकते हैं। तो बन्नी हिल कहाँ है? तो गुजरात में है। बुग्याल चारागाह, बुग्याल हिल उत्तराखंड में है। खजियार चारागाह जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पहलगाम चारागाह जम्मू कश्मीर में है। मर्ग घास के मैदान भी यही है। ठीक है, मर्ग घास और पहलगाम चारागाह यही है। ठीक है, धनगढ़ घास के मैदान महाराष्ट्र में है। बक्कड़ घास के मैदान जम्मू कश्मीर में है। गद्दी हिमाचल प्रदेश में, और रेवाड़ी गुजरात में घास के मैदान होता है। ठीक है, देखिए, भारत की सीमा पर कुछ पासेस हैं, दर्रा बोलते हैं उसको। ठीक है, पूर्व से पश्चिम की ओर। देखिए, पहले बोमडीला जो कि अरुणाचल प्रदेश में आता है, नाथुला सिक्किम में आता है, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में आता है, और सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में आ जाता है, याद रखिएगा। देखिए, कुछ यहाँ पे दर्रा जो है सर ने लिखवाया था, कौन सा है? माना दर्रा या नीति दर्रा उत्तराखंड में है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में। रोहतंग दर्रा हिमाचल प्रदेश में। बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। जेलेपला दर्रा सिक्किम में है ये। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में। और खाड़ दुंगला दर्रा कहाँ है? लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है? तो थाल घाट, ये नासिक और मुंबई को जोड़ता है। भोर घाट पुणे और मुंबई को जोड़ता है। खैबर दर्रा जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, बाकी जो है वो पर्वत श्रृंखला में, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में। तो खैबर दर्रा कहाँ है? तो अफगानिस्तान और पाक को ये जोड़ता है। ठीक है, पाकिस्तान को। पाल घाट दर्रा जो कोची और चेन्नई को जोड़ता है। सेनकेट्टा दर्रा जो है तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है, याद रखिएगा। ये अपना जो है अरब सागर वाले उसको पश्चिमी घाट बोलते हैं, और बे ऑफ बंगाल का जो होता है उसको पूर्वी घाट, बे ऑफ बंगाल वाले साइड को पूर्वी घाट कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना था। टी मतलब थाल घाट, टीबीसीपी। ठीक है,
क्वेश्चन ऐसा दिया था कि अलग अलग मतलब ये ऑप्शन में था, ठीक है। तो सर ने इसको टीबीसीपी करके एक ट्रिक बताया, उसको ये उत्तर पश्चिम की ओर बताए थे। देखिए थाल घाट, टी मतलब थाल घाट, बी मतलब भोर घाट, सी मतलब चोरला घाट और पी मतलब पाल घाट, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे कुछ शावर होती है, मैंगो शावर, ठीक है, ये केरल में होती है। काल बैसाखी कलकत्ता में होता है। लू जो होता है वो 45 डिग्री सेल्सियस पर चलने लगता है। कहाँ पे? हरियाणा और जितने भी राज्य हैं, हरियाणा, दिल्ली, यूपी की तरफ ये लू चलता है, ठीक है। मंजरी या कॉफी शावर कर्नाटक में होता है, याद रखिए। शावर मतलब क्या होता है? हल्की हल्की बूंदे बारिश की पड़ती हैं इसमें, ठीक है, इसको शावर बोलते हैं। नूहर हवा चलती है कहाँ पे? तो ये चलती है बिहार और झारखंड में। मानसून, मानसून के बारे में सर ने बताया था कि दक्षिण पश्चिम हवाओं से आता है ये, और सबसे पहले केरल में आता है। भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं, और पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होने से ही जो गैर मानसूनी वर्षाएं हो जाती है। जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी ठंडी में बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई, ठीक है, ठंडी में बारिश हो रही है, बर्फ वर्फ सब गिर रहा है, फसल खराब कर दिया। तो ये जब पश्चिमी विक्षोभ शुरू होता है भूमध्य सागर में, वहां से ये उठती है ये तूफान उठता है, यहाँ पे बादल बनता है और गैर मानसूनी वर्षा करा देती है इंडिया में, ठीक है। इसके कारण फसल और किसान काफी परेशान रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत में सबसे ज्यादा वर्षा होती है मासिनराम में। मासिनराम कहाँ है? मेघालय में। और मेघालय में तीन ये पहाड़ियां हैं, एक गारो, दूसरा खासी और तीसरा जयंतिया। तो जो खासी पहाड़ी है इस पे ही सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है। कितनी की वर्षा होती है? तो 11,871 की वर्षा होती है यहाँ पे, ठीक है। और दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा यहीं होती है, याद रखिएगा, भारत में ही। क्वेश्चन संख्या 20 है कि उत्पादन के 4 फैक्टर कौन कौन है? तो पहला आपको जमीन लेना पड़ेगा, फिर आपको लेबर लगाना पड़ेगा, फिर आपका पूंजी उसमें लगाना पड़ेगा, फिर आपको एंटरप्रेन्योरशिप को उसमें खोलना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से 4 फैक्टर हो जाते हैं हमारे ये प्रोडक्ट के, ठीक है। और अगर एवरेज प्रोडक्ट निकालना हो में तो उसके लिए फॉर्मूला बताया था सर ने, टोटल प्रोडक्ट बाई लेबर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 21 है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 किताब किसने लिखा था? ठीक है, तो ये लिखा था जॉन मेनर्ड केनेज ने, ठीक है। एडम स्मिथ का कुछ किताब है, इनको एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट इन्होंने बुक लिखा था 1759 में। और वेल्थ ऑफ नेशन बुक लिखा था 1776 में, याद रखिएगा। बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, इनको ही फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, याद रखिएगा, पूछा गया है एडम स्मिथ को। कुछ किताब है इकोनॉमिक्स से संबंधित, कैपिटल इन द 31st, ये किसने लिखा? तो थॉमस पिकेटी ने लिखा था। पुअर इकोनॉमिक्स किसने लिखा? तो अभिजीत बनर्जी ने लिखा। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ने लिखा तो अल्फ्रेड मार्शल ने लिखा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहते हैं? तो जॉन मेनर्ड केनेस को ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखो माइक्रो है, यहाँ पर माइक्रो है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर किसे कहते हैं? तो अल्फ्रेड मार्शल प्लस एडम स्मिथ को कहा जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी एक अनाउंसमेंट देने वाला हूं मैं, कि आप चाहते हैं कि मैं एसएससी सीजीएल के लिए जो भी करंट अफेयर्स हैं उसको मैं लेकर आऊं, ठीक है। करंट अफेयर का मतलब एक एक वीडियो में लगभग हम लोग राष्ट्रीय करंट अफेयर, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, उसके बाद खेल कूद से जितने भी जुड़े करंट अफेयर्स है उसको करा दूं मैं, ठीक है। तो बताइए क्या आप चाहते हैं कि मैं लाऊं? तो मैं उसको जरूर कल या परसों तक इसको मैं इम्प्लीमेंट करूंगा आपके लिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। बहुत अच्छे से मैं करंट अफेयर कराऊंगा आपके लिए, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो बताइएगा इसके बारे में, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 23 है कि प्रधानमंत्री, एक मिनट, क्वेश्चन संख्या 23 है कि प्रधानमंत्री मातृवंदना की शुरुआत कब हुई थी? मातृवंदना योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2017 में शुरू हुई थी। पुराना नाम क्या था इसका? तो इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था, ठीक है। देखिए इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना ये शुरू होते 2010 में, लेकिन जब मोदी सरकार आया, बीजेपी की सरकार आया, तो उसने इसका नाम बदल के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना इसको रख दिया, ठीक है। कब रखा? तो 1 जनवरी 2017 में, ठीक है। तो शुरुआत पहले हो चुका था। देखिए अभी एक है पीएम जननी योजना, ये माताओं के लिए है। पीएम जननी योजना 2005 में शुरू की गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना कब? 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। और पीएम सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 में भी इसको शुरुआत किया गया था, याद रखें दोनों को। अगला क्वेश्चन है कि 24 नंबर की, किस समीकरण द्वारा संवेग मतलब मोमेंटम की गणना की जाती है? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है कि मोमेंटम इज इक्वल टू एम इंटू वी, एम इज इक्वल टू मास एंड वी इज इक्वल टू वेलोसिटी। मतलब संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान गुना वेग, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है ये पी इंटू एम, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी होता है। और इसका जो डायमेंशन होता है मतलब जो वीमा होता है वो होता है एम एल टी टू पावर -1, एम एल टी टू दावर -1, ठीक है। और जो मोमेंटम होता है, जो रॉकेट हमारा होता है, वो मोमेंटम के जो संरक्षण पे उसी के नियम पर कार्य करता है, याद रखिएगा। यहाँ पर लिखा है कि प्रकृति में विद्युत का सुचालक होता है कौन, ठीक है।
तो सुचालक मतलब अच्छा जो कंडक्टर होता है विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कौन होता है? तो ये होता है धातु, मेटल्स। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से नहीं लिखा है, मैं आपको पीडीएफ में इसको अच्छे से बना कर दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए, ताप और विद्युत का अच्छा सुचालक होता है ये, और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तन्यता के गुण भी बहुत अधिक होता है। तन्यता मतलब इसको पीट कर हम इसको फैला सकते हैं, इसकी चादर बनाया जा सकता है। जैसे कि सोना है, जैसे कि लोहा है, एल्यूमिनियम है, इसको जितना पीटेंगे इसके अणु जो है वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक है, और दूर भागते हुए ये अपने आप को फैला लेगा, तो इसका हम पीट चादर बनाया जा सकता है। इसलिए हम जो एल्यूमिनियम का वर्क होता है, जो जो हम मिठाई में लगा खाते हैं, वो इसी का उदाहरण हो जाता है। ठीक है, और बाकी जो आपका, हाँ, एल्युमिनियम को वर्क हो गया, या फिर एल्युमिनियम फॉयल होगा जिसमें खाना पैक करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा, इसमें हीट ऑब्जर्व करता है ये एल्युमिनियम। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे अधिक तन्यता धातु वाला कौन है? तो सोना है। सोना को हम बहुत ज्यादा खींच कर पतला तार बनाया जा सकता है इससे, और बहुत अच्छा सुचालक होता है इसका इलेक्ट्रिसिटी का। और सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक कौन होता है? तो चांदी होता है, याद रखिएगा। उपधातु कौन कौन से? नॉन मेटल, देखिए एकमात्र अधातु है जो द्रव में रहता है, द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म में रहता है, और ये अधातु है, वो है ब्रोमीन। आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में ब्रोमीन का जो किस संख्या में, मतलब इसका संख्या क्या है, हमारे पीरियोडिक टेबल में संख्या क्या है, याद रखिएगा, इसको बताइएगा कमेंट बॉक्स में। सारे अधातु अम्लीय होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 26 है कि मोनेरा समूह से कौन सा संबंधित है। ठीक है, तो देखिए, जीवित जीवाश्म दो तरह का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब कि जिसमें एक कोशिका होता है। ठीक है, जैसे कि अमीबा हो गया, मोनेरा हो गया। मोनेरा समूह से संबंधित जो है कौन कौन से बैक्टीरिया है, इसमें एक कोशिकीय होता है, साइनोबैक्टीरिया है, साइकोप्लाज्मा है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक कोशिकीय मतलब ये जीव है। ठीक है, और जो यूकैरियोटिक है इसके दो भाग हैं। यूकैरियोटिक में इसमें एक कोशिकीय भी आते हैं और बहुकोशिकीय भी आते हैं, जैसे कि प्रोटेस्टा हो गया। प्रोटेस्टा एक कोशिकीय यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है। फंगई हो गया, प्लांटी हो गया, एनिमेलिया हो गया, और यहाँ क्या लिखा है, डाइटम हो गया। ठीक है, डाइटम लिखा है, ठीक है, डाइटम, डाइटम ही एक कोशिकीय यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल है, प्रोटेस्टा नहीं, डाइटम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण कौन कौन से? देखिए अभी मैंने बताया, जैसे कि अमीबा, डाइटम, यूग्लिना, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। ईस्ट भी एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, ईस्ट। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकन अध्यक्ष कौन बनी थी। देखिए ये क्वेश्चन मैंने अपॉइंटमेंट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से कराया हूँ। ठीक है, सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन यही है। ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा भाई, मैं आपको फिर से रिकमेंड करूंगा, वो वीडियो जरूर देखिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। ठीक है, उसमें आपको लगभग 35-36 अपॉइंटमेंट ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, और उसको एग्जाम के दृष्टि से वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। तो वो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत है उसकी। तो देखिए, मार्च 2025 में इंडियन जो है इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल है, उसकी जो पहली महिला और अफ्रीकन अध्यक्ष बनी है कौन? तो क्रिस्टी कवेंट्री। क्रिस्टी कवेंट्री एक जिम्बाब्वे की है। ठीक है, और ये बहुत अच्छी स्विमर है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन मैंने बताया था उस वीडियो में। देखिए नीता अंबानी आईओसी की पहली महिला सदस्य बनी थी, भारतीय। आईओए भारतीय ओलंपिक संघ की महिला अध्यक्ष कौन है? तो पीटी उषा है। ठीक है, डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अफ्रीकन अध्यक्ष तो नगोजी ओकोजो। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला और अफ्रीकन अध्यक्ष कौन है? तो नगोंजी ओकोंजो। ठीक है, देखिए इंटरनेशनल ओलंपिक जो कॉर्पोरेशन वो कब बना था? तो 23 जून 1894 में बना था। कहाँ बना था? तो पेरिस में। और हेडक्वार्टर अभी इसका फिलहाल में कहाँ है? तो लुसान है। लुसान कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, पिचरे डी बार्टिन ने इसको स्थापना की थी, एक टीचर थे। ठीक है, पिचरे डी टीको बार्टिन। ठीक है, ये स्थापना की थी इन्होंने कब? 23 जून 1894 में। क्वेश्चन संख्या 29 है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में शीर्ष स्थान किसका रहा है? तो ये हरियाणा का रहा है। 34 गोल्ड इन्होंने जीता है। तमिलनाडु 28 गोल्ड लेकर दूसरे स्थान पर, और यूपी 23 गोल्ड लेकर तीसरे स्थान पर रहा है। कहाँ आयोजन हुआ था इसका? तो दिल्ली में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था? तो उज्ज्वला क्या है? तो गौरैया चिड़िया है जो गाँव में पाई जाती है। ठीक है, उसका ये शुभंकर है। टैगलाइन क्या है इसका? तो हौसले की उड़ान, या फिर चैंपियंस बियॉन्ड लिमिट। ठीक है, अगला है इसमें कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2025 में कहाँ हुआ था? तो देखिए ये 2 चरण में हुआ था। पहला हुआ था लेह में, दूसरा हुआ था जम्मू कश्मीर में। लेह में हुआ था 23 से 27 जनवरी तक, और जम्मू कश्मीर में 9 से 12 मार्च 2025 तक हुआ था। प्रथम रैंक सेना ने जीता था, इसमें 7 गोल्ड आया था उनके हिस्से में।
क्वेश्चन संख्या 30 है और आखिरी क्वेश्चन यह है कि किस संगठन द्वारा भारत पाक सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया था। ठीक है, तो ये देखिए ये बीएसएफ के द्वारा चलाया जाता है। हर साल चलाया जाता है, कहाँ पर, राजस्थान में। 2021 में पहली बार हुआ था, 2022 में हुआ, 2023 में हुआ, 2024 में हुआ, 2025 में भी इसको कराया गया है। ठीक है, तो ये हर साल कराया जा रहा है, याद रखिएगा। अब देखिए म्यांमार में जब भूकंप आया था तो उस टाइम भारतीय सेना ने ब्रह्मा ऑपरेशन चलाया था वहां के लोगों को बचाने के लिए। ऑपरेशन इंद्रावती जो हैती देश है, उसमें हैती देश में हैती चक्रवात आया था। ठीक है, उसको उसमें लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। ऑपरेशन अजय किसने कब चला था, तो इजराइल और हमास वॉर जब हुआ था तो उसमें भारतीयों को बचाने के लिए, मतलब भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी तो सूडान का जो गृह युद्ध हुआ था उसके लिए चलाया गया था। ऑपरेशन गंगा कब चलाया गया था, तो ये क्वेश्चन सर ने HW दिया था, जो मैंने यहाँ पे लिखा हूँ। तो देखिए ये 2022 में चलाया गया था। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान जो यूक्रेन में भारतीय फंसे थे उनको निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। जैसे कि ऑपरेशन अजय को चलाया गया था इजराइल और हमास के वॉर में भारतीयों को वापसी के लिए, उसी तरह ऑपरेशन गंगा चलाया गया था रूस और यूक्रेन में जो भारत रहते थे, उनको भारतीय रहते थे, उनके लिए, उनको भारत वापस बुलाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया गया था। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। हमारा जो जो 30 क्वेश्चन है उसको बहुत अच्छे से रिवीजन किए हम। उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर आपको वीडियो देखने का मन नहीं कर रहा है तो आप वीडियो को मतलब 2x करके या फिर उससे थोड़ा कम करके आप अपना हेडफोन लगा लीजिए कान में और अपना कोई काम करते रहिए और पूरा ध्यान आप इस मेरे वॉइस पर रखिए। ठीक है, हेडफोन लगाइए, मेरा पूरा ध्यान वॉइस रखिए। ठीक है, इस तरह से आप सुनेंगे और सुनकर आपको रिवीजन होगा। जरूरी नहीं कि आप वीडियो देखें। ठीक है, जैसे आप सो रहे हैं, सोते सोते आप इस वीडियो को चला लिए और सोते सोते आप आधा घंटा रिवीजन कर लिए। ये बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल, मतलब बहुत अच्छा एक तरीका है आपका रिवीजन करने का। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन ये कर रहा था आपसे कि क्या मैं करंट अफेयर्स की वीडियो लाऊं, क्या आप उसको साथ देंगे उसमें। ठीक है, तो अगर देंगे तो हाँ बताइए कमेंट बॉक्स में कि मैं लाऊं या नहीं लाऊं। ठीक है, अगर मैं लाता हूं तो उसमें आप लोग उसको देखिएगा, उसमें साथ दीजिएगा। ठीक है, लगभग उसमें हम लगभग 500 करंट अफेयर करेंगे जो आपके SSC एग्जाम और जो अभी का अपकमिंग NTPC एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन करेंगे तो आपको वहां पर PDF सारा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा चीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, ताकि जो फ्यूचर में आने वाला जो भी वीडियोस हैं या फिर जो भी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।